पहली बार मायके आई हूँ। ये तो हर बहू जानती होगी कि सुबह का वक्त किसी भी होम मेकर के लिए सबसे ज्यादा भाग दौड़ का वक्त होता है। और ऐसा ही सवेरा होता था प्रिया का। प्रिया की शादी को अभी 4 महीने हुए थे। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो आराम से उठती थी, थोड़ा बहुत काम करती थी, पर उसके बाद कौन सास अपनी बहू को 8 बजे तक सोने देती है। हफ्ते 10 दिन बीतने के बाद सभी सासों को सब कुछ वक्त पर ही चाहिए होता है। सुबह के 5:30 बजे प्रिया के फ़ोन पर अलार्म बजता है। 5 मिनट और सोने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। बस 5 मिनट और सो जाती हूँ, बस 5 मिनट और सो लेती हूँ। ये सोचकर प्रिया अपनी आंख बंद करती है कि पूरे आधे घंटे के बाद उसकी आंख खुलती है। हड़बड़ाकर प्रिया फौरन नहा धोकर सीधा अपने कमरे से बाहर किचन की तरफ भागती है। अपनी बहू को लेट उठता देख शकुंतला कहती है, लगता है रात को सो नहीं पाई बहू। शादी को इतने दिन हो गए, अब ज़रा घर गृहस्थी का भी सोच ले बेटा, समय पर सो जाया कर। नहीं मम्मी, वो कहना ज़रा नींद आ रही थी तो 5 मिनट का सोचकर मैंने एक झपकी क्या ली, 8 ही बज गए। अच्छा, नींद पूरी नहीं हुई होगी, पर ऐसे कैसे? रसोई से तो तू रात 11 बजे तक अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला जी, चाय मिलेगी कि नहीं आज? बस 1 मिनट पापा जी। मेरे बिना शक्कर की चाय याद है ना? भागती हुई प्रिया किचन में जाती है, एक स्टव में चाय चढ़ाती है और दूसरे पर कढ़ाई और नाश्ते की तैयारी साथ साथ में शुरू कर देती है। भागते हुए जब तक प्रिया अपने सास ससुर को चाय पकड़ाती है, तब तक तैयार होकर निकेतन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। नाश्ता दे दो प्रिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, नाश्ता तैयार ही है, टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, बस 2 मिनट। और भागा दौड़ी अफरा तफरी में प्रिया जल्दी ही सबको नाश्ता देती है, निकेतन को टिफ़िन देती है और फिर सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आज तो बासी झाड़ू भी नहीं निकाल पाई, ना ही पूजा करने का वक्त मिला। आधा घंटा क्या देर से उठी, सब कुछ आगे पीछे हो गया। अपने पति को ऑफिस और ससुर को दुकान भेजने के बाद प्रिया झाड़ू पोछा करना शुरू करती है। घर पर कितना काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ उस घर को संभालने वाली बहू ही जानती है। झाड़ू पोछा लगाने के बाद प्रिया सभी के कपड़े धोने के लिए डालती है। कपड़े धुल जाने पर उन्हें सुखाने छत पर डालती है। छत से कपड़े उतार कर प्रिया नीचे आ ही रही होती है कि तभी शकुंतला कहती है, दोपहर में 5 लोगों का खाना देख लेना बहू, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है। जी मम्मी जी। ये वो एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, और कब सुबह 6 बजे से रात के 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर इतनी थकावट के बाद भी प्रिया आज बड़ी खुश थी। बस आज की रात निकल जाए, फिर तो मम्मी के पास जाना है। मम्मा, आई एम कमिंग। अगली सुबह तैयार होकर अपना बैग लिए प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है। कांग्रेचुलेशंस बहू, आखिरकार तू शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है। ज़रा भी हल्के में मत लेना इस बात को, और इस समय को अच्छे से एंजॉय करना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आज तो पंछी पिंजरे से आज़ाद हुआ है, उड़ान ऊंची ही भरेगा। और प्रिया निकल पड़ती है अपने मायके के लिए। अपने मायके में पहुंचती ही प्रिया अपने सामान को इधर उधर फेंक कर सीधा सोफे पर लेट जाती है। अरे दीदी, आप आ गई? बहुत धूप है ना बाहर, मैं अभी आपके लिए ग्लूकोन-डी लेकर आती हूँ। बहू, साथ में आलू पकौड़ा भी बना ले, प्रिया को बहुत पसंद है ना। और प्रेम, तू जा, नत्थू हलवाई के यहाँ से समोसे ले आ जा। और जलेबी कौन खाएगा मम्मी? वो तो दीदी का सबसे फेवरेट है। प्रिया को अपने मायके पहुंचे हुए 5 मिनट भी नहीं होते कि सभी उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। कोई उसे समोसा खिलाता तो कोई उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता। अरे बस बस बस, आप तो मेरा पेट ही फाड़ दोगी। भर गया पेट मेरा, मैं थोड़ी देर अब आराम करूँगी। प्रेम, अपना लैपटॉप देना तो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ना तेरे पास? पासवर्ड दे, वेब सीरीज़ लगाती हूँ। आईडी तक तो ठीक है दीदी, पर लैपटॉप मैं अपना किसी को नहीं देता, तुम जानती तो हो। अरे पहली बार आई हूँ शादी के बाद, उसमें भी नखरे करेगा क्या? प्रिया सीधा लैपटॉप उठा लेती है और वेब सीरीज़ देखना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद बैठे बैठे थोड़ी ज़्यादा ही भूख लग रही है। भाभी दोपहर का खाना बना लिया क्या? अपनी ननद की आवाज़ सुनकर कृति उसके कमरे में आती है। बस 15 मिनट दीदी, दाल चावल तैयारी है, सब्ज़ी बननी बाकी है। ये लो भाभी, ये क्या बात हुई? पहली बार शादी के बाद ननद मायके आई है और दोपहर में क्या बन रहा है? दाल चावल। मैं तो पनीर बटर मसाला ही खाऊंगी भाभी। फिर तो दोपहर के खाने में पनीर बटर मसाला ही मिलेगा आपको बस।
ये हुई ना बात भाभी। आप जल्दी से जाओ और पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी में लग जाओ, और तब तक ना आप प्रेम के हाथों मेरे लिए ज़रा कुछ स्नैक्स भिजवा देना ना कमरे में। और इसी तरह आराम से और सेवाएं लेते हुए प्रिया का अपने मायके में पहला दिन गुजर जाता है। पहले दिन तो सभी का फोकस प्रिया की पसंद नापसंद पर था, पर अगले दिन से सभी अपने काम में पहले की तरह लग जाते हैं। पर प्रिया को तो चाहिए था आराम, जो प्रिया कर रही थी। सुबह 11 बजे प्रिया अपने कमरे से बाहर अपनी बहन के कपड़ों में आती है। ये तो मेरे कपड़े हैं दीदी। अभी भी नहीं सुधरी तू। ये तो सोच ले, शादी के बाद पहली बार आई हूँ मैं, अब पहन लिए कपड़े तो घिस गए क्या? अरे दीदी, मेरा मतलब है कि ये कपड़े जो आपने मेरे वार्डरोब में से लिए ना, वो मेरे नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड के मेरे पास रह गए थे। इन कपड़े में ना ज़रा सा दाग लग गया था, तो मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे। काफ़ी महंगे कपड़े हैं। चल तू मुझे मत सिखा, और अपना वो ब्रांडेड स्ट्रेटनर निकाल कर मुझे दे दे, मुझे हेयर स्ट्रेट करना है। भाभी प्लीज़ नाश्ते में ना कुछ हल्का सा ही बनाइएगा, साथ में नत्थू हलवाई की मिठाइयाँ मंगवा लो मम्मी, मैं अपने कमरे में हूँ। अरे बेटा, कमरे में क्या जा रही है बार बार तू? बाहर बैठ सबके साथ। प्रिया आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी कि तभी दरवाजे पर दूध वाला अजीत आता है। दूध दूध ले लो। पूरे घर पर सब किसी न किसी काम में लगे थे और प्रिया आराम से पॉपकॉर्न खा रही थी, पर दूध वाले को देखने के बाद भी वो दूध लेने नहीं उठती। अरे दीदी, आप कब आई? शादी के बाद तो शरीर कम हो गया आपका, जमाई जी अच्छे से खातिर नहीं करते लगता है। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ भैया, मोटी होकर ही जाऊंगी, तब तक मैं ज़रूर पतली हो जाऊंगी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पर प्रिया की फरमाइशें कम होने की जगह बढ़ती जाती है। वो ना तो एक गिलास पानी का उठाना चाहती है, ना ही कोई काम करना चाहती है। उसका बस चलता तो वो तो चलने के लिए भी स्टाफ रख लेती। भाभी आज अच्छे से खाने की तैयारी कर लेना, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है। अब शादी की कितने दिनों बाद आ रही हूँ तो फ्रेंड से मिलना तो बनता ही है। दीदी के आने के बाद पहले ही इतने काम बढ़ गए, उस पर दीदी अब अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाएगी। हे भगवान। एक शाम अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए प्रिया फैंसी ड्रेस ढूंढती हुई अपनी बहन के पास पहुंचती है। निकी, तूने वो एक बार व्हाट्सएप स्टोरी पर फोटो पोस्ट की थी ना, वो वाला वन पीस ज़रा निकाल कर देना मुझे। दीदी वो ड्रेस मत मांगो। अरे शादी के बाद पहली बार मायके आई हूँ, उसमें भी नखरे कर रही है। खा जाऊंगी क्या तेरे कपड़ों को? मैं यहाँ नहीं रहने वाली, हमेशा वापस चली जाऊंगी, फिक्र मत कर। ये क्या है दीदी, आपने मेरे पूरे लैपटॉप का डेटा ही डिलीट कर दिया, क्यों? और ये सब क्या डाल दिया आपने लैपटॉप में, अपने हनीमून की फ़ोटोज़? अब वो क्या है ना प्रेम, मेरा फ़ोन बड़ा हैंग कर रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन का सारा डाटा तेरे लैपटॉप में डाल दिया है। और वैसे भी तेरे लैपटॉप में था ही क्या, 2-4 मूवी, कुछ गाने और कुछ नोट्स। पढ़ना तो तुझे ऐसे भी नहीं है, छोड़ना। हद हो गई है, इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। जब से तुम आई हो मेरे कमरे में एसी ऑन करके सो जाती हो, और यहाँ मुझे तुम्हारे कारण हॉल में सोना पड़ रहा है, वो भी बिना एसी के। ऊपर से तुमने मेरे लैपटॉप का डाटा भी डिलीट कर दिया, अब मैं कहाँ से उसे रिस्टोर करूँगा? अरे शादी के बाद पहली बार तो मायके आई हूँ, उसमें भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? प्रिया को अपने मायके में आए काफ़ी दिन हो चुके थे, जिसके कारण अब लोग इस बारे में बातें करने लगे थे। पूरे 25 दिन हो गए ना सुषमा तेरी बेटी को आए हुए। वो तो अच्छा है, तेरी बहू अच्छी है, वरना कोई भाभी अपने ननद को इतनी देर बर्दाश्त नहीं करती। बर्दाश्त भाभी क्या करेंगी, यहाँ तो दी को हम ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आंटी जी। अब क्या बताओ, ये देखिए, ये मेरी सैंडल मेरे बर्थडे के लिए लेकर रखे थे, पर दीदी ने तो पहन कर तोड़ भी दिए। बताइए, दिमाग का दही कर रखा है। पर प्रिया पर किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई उसके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, उसके कारण किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो तो अपनी छुट्टी एंजॉय करने में बिजी थी। फिर पूरे 1 महीने के बाद प्रेम प्रिया को लेने उसके मायके पहुंच जाता है। बैग पैक कर रोती हुई प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे जाता देखकर सभी लोग सब कुछ भूलकर उसे गले से लगा लेती हैं। पता ही नहीं चला बेटा कि तुझे आए हुए 1 महीना हो गया। अरे अभी अभी तो तू आई थी और अभी तेरे जाने का वक्त भी हो गया बेटा। तू नहीं जाऊँ क्या मम्मी? इनको पट्टी पढ़ा देती हूँ, नहीं लेकर जाएंगे मुझे। अरे नाना, अरे तू जा रे। गांव में चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था। उसी गांव की रहने वाली गरीब लक्ष्मी अपनी 4 साल की बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चुप हो जा बेटा,
जानती हूँ तुझे भूख लगी है, लेकिन क्या करूँ। पहले तो जैसे तैसे भीख मांग कर, लोगों से तेरे लिए खाना मांग कर तेरा पेट भर देती थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। लेकिन लक्ष्मी की 1.5 साल की बेटी लगातार रोई जा रही थी। तभी लक्ष्मी के सामने से हरिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे हरिया, इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आया तू? तेरे हाथों में तो खाने की इतनी सारी पैकेट है, मुझे भी दे दे। देख, मेरी बेटी कब से रो रही है। तो यहाँ क्यों भूख से मर रही है लक्ष्मी? सड़क के पार जो बड़े साहब लोगों के बंगले हैं ना, वहां पर जा। वहां पर खूब सारा खाना मिल रहा है, जैसे मैं लेकर आया हूँ। तू भी ले और खिला दे अपनी बेटी को। बहुत सारे बड़े अमीर लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर, खाना बांट रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। जल्दी दौड़ कर जा लक्ष्मी। क्या सच में हरिया? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? तुझे वहां से इतना सारा खाना मिल गया? अगर मुझे भी खाना मिला ना, तो कुछ दिन इस लॉकडाउन में भूखा ना सोना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अरे पूरे हफ्ते का इंतजाम हो जाएगा लक्ष्मी। खूब सारे पैकेट मिलेंगे खाने के। जल्दी दौड़ कर जा, कहीं ऐसा ना हो कि वो सब चले जाएं और तुझे कुछ हाथ ना आए। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ, मुझे भी मेरे लिए खाना चाहिए। इस लॉकडाउन का तो पता नहीं कब तक ये बीमारी हमें परेशान करेगी। मैं अभी जाती हूँ। हरिया वहां से चला जाता है और लक्ष्मी दौड़ते हुए बड़े वाले बंगले की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर लक्ष्मी खुश होकर कहती है, अरे हाँ हरिया, तो ठीक कहता था। यहाँ तो इतने सारे लोग खाना बांट रहे हैं। लगता है कई दिनों तक अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा मुझे और मेरी बेटी को। एक अमीर दिखने वाली औरत को खाना बांटते देख लक्ष्मी उसके पास जाती है और खाना मांगने लगती है। उसे देखकर अमीर औरत कहती है, इधर आओ, खाना चाहिए तुम्हें? ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी बच्ची बहुत दिनों से भूखी थी, बहुत रो रही थी। भगवान आपका भला करे। अच्छा, 1 मिनट रुको, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवानी है मुझे। ये लो खाने का पैकेट, अपने हाथ में पकड़ो और सामने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ। लेकिन मैडम, फोटो क्यों खींच रही है? हमें तो बस खाना चाहिए था, फोटो की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो है। चलो अब चुपचाप खड़े हो जाओ और मुस्कुराकर फोटो खिंचवाओ। लक्ष्मी शर्माते हुए फोटो खिंचवाती है। तब तक और भी बहुत सारे लोग वहां आकर लक्ष्मी को खाने के पैकेट दे देते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। लगभग सभी लोग ऐसा कर रहे थे। ये देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता। लक्ष्मी अपने आप से कहती है, आज तो खूब सारा खाना मिल गया। भगवान भला करे इन अमीर लोगों का। अब हमें कुछ दिनों तक भूखा ना रहना पड़ेगा। मैं अपनी बस्ती के और लोगों को भी बताऊंगी, वो भी यहाँ से खाना ले जाएंगे। लेकिन बीमार लोगों का क्या होगा? वो तो यहाँ तक खाना लेने नहीं आ सकते। मैं उन मेम साहब से पूछकर देखती हूँ, क्या पता वो वहाँ तक खाना भिजवा दे। लक्ष्मी डरते हुए अमीर औरत के पास जाती है। मेम साहब, आपसे एक बात कहनी थी। तुम्हें खाना मिल गया ना, अब क्या कहना है? चलो जाओ यहाँ से। और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना मेम साहब। मैं बस कह रही थी कि वहाँ सड़क के उस पार जो हमारी बस्ती है ना, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं और बीमार भी। कई दिनों से खाना नहीं मिला है। अगर आप वहाँ खाना भिजवा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम्हारा पेट भर गया ना, तुम्हें खाना मिल गया, दूसरों की चिंता करना छोड़ो और जाओ यहाँ से। और वैसे भी वहाँ तुम्हारी गंदी बस्ती में कौन जाएगा खाना देने? हमें कोई शौक नहीं है बीमार लोगों के पास जाने का, कहीं हमें भी बीमारी लग गई तो। लेकिन मेम साहब, आपके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, आप तो बहुत आसानी से जाकर वहाँ खाना बांट सकती है। देखो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। गार्ड, बाहर निकालो इसे। गार्ड दौड़ते हुए आता है और लक्ष्मी को डंडा दिखाते हुए कहता है, अरे चलो भागो यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। कब से मेम साहब को परेशान कर रही हो? अब जाओ, वरना ये डंडा देखा है, एक लगाएंगे तो दौड़ते हुए जाओगे यहाँ से। अरे भैया, ऐसा मत करो, छोटी सी बच्ची है हमारी, क्यों डंडे से मारने के पीछे पड़े हो? अभी कुछ देर पहले तो हमारे साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, हमने ऐसा भी क्या कर दिया? बस इतना ही तो कहा कि बस्ती में बहुत सारे गरीब बीमार लोग हैं, अगर उन तक भी खाना पहुंच जाता तो भगवान आपका भला करता। बीमार लोगों की दुआ मिलती है आपको। अरे तू समझती नहीं है क्या? ये सब इसीलिए फोटो खिंचा रहे हैं ताकि कल के अखबार में गरीबों को खाना देते हुए इनकी फोटो छप सके। काहे इन लोगों के चक्कर में पड़ रही है? जाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर। अखबार में फोटो? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हमें तो लगा गरीबों की मदद की जा रही है, उन्हें खाना बांटा जा रहा है। तो ये सब क्या अखबार में फोटो के लिए हो रहा था? तो तुम्हें क्या लगा
तुम्हारी सेवा करने के लिए सब तामझाम किए हैं। देखो, तुम नहीं समझोगे। अब यहाँ से निकलो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी बस्ती में खाना बांटने। जिसे खाना चाहिए उसे यहीं आने को बोल देना। अरे लेकिन वहाँ आने में क्या परेशानी है? फोटो तो वहाँ भी खींच सकते हैं ना। दिखावे के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, इतना कुछ करेंगे तो क्या दिखाएंगे नहीं? आजकल के जमाने में फ्री का दान कोई नहीं करता। कुछ नहीं समझती हो तुम। तुम्हारी गंदी कीचड़ भरी बस्ती में अपनी महंगी गाड़ियां लेकर नहीं आने वाले ये लोग। और बीमारी का डर भी तो है। ये सब कुछ दिखावा है, दिखावा। लेकिन दान पुण्य के काम में काहे का दिखावा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और समझ आएगा भी नहीं। तुझे क्या लगता है बड़े लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम्हें खाना बांट रहे हैं, अब क्या किसी को बताएंगे भी नहीं? ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, बिना दिखावे के कोई काम नहीं करते। महामारी के आड़ में दिखावा करते हैं लोग, पर मुझे क्या, मुझे तो खाना मिल गया। हाँ, लेकिन अगर भला काम कर ही रहे हैं तो फोटो खिंचवाकर उसका ढिंडोरा क्यों पीटना? मुझे क्या, बड़े लोग और इनकी बड़ी बातें मेरी तो समझ से बाहर हैं। लक्ष्मी खाना लेकर अपनी बस्ती लौट आती है। तभी सामने से हरिया आता हुआ दिखाई देता है। हरिया घबराते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, गजब हो गया। अभी कुछ ही देर पहले इस महामारी की वजह से बस्ती के 2 लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कि क्या कह रहे हो हरिया? हमने बहुत हाथ पैर जोड़े थे उन अमीर लोगों के सामने कि कोई डॉक्टर या कोई मदद हमारी बस्ती तक पहुंचा दो, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हरिया जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लक्ष्मी के हाथ का सारा खाना भी जमीन पर गिर पड़ा और वो बेसुध होकर वहीं बैठ गई। ये बड़े लोग सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं भैया। यहाँ कोई नहीं आएगा, गरीब का कोई नहीं होता, आपकी जान की कोई कीमत नहीं होती, और अमीरों के लिए हमारी मदद सिर्फ एक दिखावे का ढोंग होती है और कुछ नहीं।